हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में जो इस बार हो पाया है वो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए हो पाया है। तो अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो देने जा रही हूँ वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। और मुझे कल ही एग्ज़ाम है क्योंकि आप लोगों का, तो मुझे जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको। लास्ट मोमेंट तक वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हो और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट इन इंडिया पेपर है ना, पेपर 2, उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एशियन ड्रामा बुक किसने लिखी है? तो गुनार मिल्डर ने लिखी है। द सोशल ऑर्डर बुक किसने लिखी है? रॉबर्ट बेरेस्टेड, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है, उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन किसने कहा है? एवोल्यूशन को चेंज थ्रू इंटरनल पावर्स किसने कहा है? मैकइवर एंड पेज ने कहा है, ठीक है। एवोल्यूशन वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है? कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स को याद करना पड़ेगा। इवॉल्वेयर वर्ड से हुई है जो कि एक लैटिन है, लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उद्विकास की प्रकृति सरल से जटिल होती है जिसे रेखीय कहते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेचर ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना होता है, जो एक लीनियर डायरेक्शन है, ठीक है, लीनियर वे में जाती है, जिसको हिंदी में रेखीय कहते हैं। और सरल से जटिल होता है कौन? उद्विकास, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किताब किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। हर्बर्ट स्पेंसर चार्ल्स डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और डार्विन ने सबसे पहले उद्विकास की बात करी है। एक बायोलॉजिस्ट जिसने उद्विकास की सबसे पहले बात की वो डार्विन है। और इन्हीं से प्रभावित होकर के स्पेंसर उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन को सोशोलॉजी के अंदर लेकर के आते हैं। तो सोशोलॉजिस्ट, जो पहले सोशोलॉजिस्ट होंगे जो सोशोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन की बात करेंगे, उनका नाम क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। लुइस मॉर्गन ने उद्विकास से रिलेटेड स्टेजेस बताई हैं सोसाइटी की, कि कैसे सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ है यानी कि उद्विकास हुआ है। तो उसके लिए कितनी स्टेजेस देते हैं वो? 3 अवस्थाएं देते हैं और इन तीनों की 3-3 अंदर भी अवस्थाएं हैं, बट बेसिकली टोटल 3 अवस्थाएं हैं मेन, ठीक है। इसके अंदर जो सब स्टेजेस हैं उसकी तो वो तो काउंट होंगी नहीं, तो टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। सब स्टेजेस की बात करें अगर, तो इनके अंदर 3 सब स्टेजेस हैं, ठीक है। एंशियंट सोसाइटी के अंदर, एंशियंट सोसाइटी किताब के अंदर इन तीनों अवस्थाओं को लुइस मॉर्गन ने बताया है। वो सारे स्टेजेस पढ़ लीजिएगा। जंगली जीवन की अवस्था, बर्बरता की अवस्था, सभ्यता की अवस्था, सैवेज स्टेज, बारबेरियन स्टेज एंड सिविलाइज्ड स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आर्थिक वृद्धि के एक व्यवस्थित सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? आंसर है आपका एडम स्मिथ ने 18th सेंचुरी में आर्थिक वृद्धि के व्यवस्थित सिद्धांत को दिया था। सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की सिस्टमैटिक थ्योरी दी एडम स्मिथ ने 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रगति को अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि प्रगति अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ, ठीक है, चेंज फॉर बेटर। और इसी स्टेटमेंट के अंदर वो वैल्यू जजमेंट यानी कि मूल्य निर्धारण की भी बात करते हैं। कौन? ऑकबर्न एंड निमकॉफ, ठीक है। प्रगति जो होता है वो एक एथिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम सोशल वैल्यूज़ के भी बारे में बात करते हैं। बट जो आपका एवोल्यूशन होता है उसमें कोई भी सोशल वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है। और प्रगति के लिए हम लोगों को खुद एफ़र्ट्स करने होते हैं। एवोल्यूशन में हम लोग एफ़र्ट नहीं कर सकते, वो खुद से होती है, ठीक है। वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है और इसमें जो हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से 6% हो रही है तो वो कैसी कंट्री होगी? तो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% टू 6% हो रही है तो वो डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश कहलाएगा, ठीक है, विकासशील देश कहलाएगा अगर इतनी ग्रोथ है।
एंड हाँ बच्चों, आप लोगों को मैं इतने सारे पॉइंट्स देती हूँ, इतने सारे एमसीक्यूज़ करवाती हूँ, एग्ज़ाम दे देते हो, बट लेकिन आप लोग कभी भी आकर के, बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे होते हैं मेरे अच्छे बच्चे जो बताते हैं आकर के कि कैसा एग्ज़ाम हुआ है कमेंट सेक्शन में, और बताते ये भी हैं कि आया है आपके बताए हुए क्वेश्चंस में से कि नहीं आया है। तो आप लोग भी कम से कम इतना तो कर दिया करिए, अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा एफ़र्ट कर रही हूँ तो कुछ मुझे भी बदले में फ़ीडबैक कर दिया करिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या देख रहे हो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ के लॉज क्या हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि के नियम कौन कौन से होते हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये पॉइंट्स अगर होते हैं तो आप पहचान सकते हो कि कौन से पॉइंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं रिलेट कर रहा है उसको भी पहचान सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन भी आएगा आपका। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो पूंजी के संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या रिफॉर्म्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। और क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसका आकलन हम करते हैं, ठीक है। एनालिसिस रिलेटेड टू चेंज इन पॉपुलेशन। देखो, जनसंख्या का नियंत्रण नहीं लिखा है, कंट्रोल पॉपुलेशन करने को नहीं कहा गया है, ना ही उसकी प्लानिंग करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो पॉपुलेशन जैसी है, उसका कैसा नेचर है, ज़्यादा है कम है, इन सब का हम एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इस पॉइंट में, ठीक है। और सिस्टमैटिक डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए, तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। श्रम विभाजन की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा क्या होना चाहिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, उद्यमिता का विकास होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले इसकी रिपोर्ट सबसे पहले 1990 में दी गई थी, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले 1990 में इसकी रिपोर्ट दी गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सबसे पहले HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने प्रेजेंट किया, तो इसमें दो नाम आते हैं, एक अमर्त्य सेन, दूसरा महबूबुल हक, ठीक है। महबूबुल हक पाकिस्तानी हैं और वो एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेन इंडिकेटर्स कितने हैं, तो 3 मेन इंडिकेटर्स माने जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एजुकेशन या लिटरेसी रेट या साक्षरता दर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप पूरे सिलेबस से आपके जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जीवन अवसरों में वृद्धि की बात कौन करता है। लाइफ चांसेस में कौन कहता है कि लाइफ चांसेस में हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन कहता है, W. कीथ वार्नर। देन आपका वर्ड सिस्टम थ्योरी किसने दिया है, तो इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इमैनुअल वॉलस्टीन ने दी हुई है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है। दैन नील जे स्मेल्सर का हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं कि इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, नील जे स्मेल्सर। और नील जे स्मेल्सर या नाइल जे स्मेल्सर अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों को लेकर के चलते हैं, डेवलपमेंट की थ्योरी से रिलेटेड हैं ये सब, अभी जो भी बताने वाली हूँ। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस, इन तीनों की बात करते हैं वो अपनी डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर। सामाजिक चर, आर्थिक चर और सामाजिक परिवर्तन, इन तीनों को मिक्स करके अपनी थ्योरी को इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा और 3 फैक्टर्स की बात जो करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इंटीग्रेशन, दूसरा है डिफरेंशिएशंस, तीसरा है सोशल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। एकीकरण, विभेदीकरण, सामाजिक बाधाएं। तो ये स्मेल्सर ने इन सारी चीज़ों की बात की है, ये पूरा स्मेल्सर का है, रिवाइज़ कर लीजिए। फिर लर्नर की अगर हम बात करें तो लर्नर ने भी डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशन सोसाइटी 1958, ठीक है।
इनकी थ्योरी को हम जान लेते हैं, इनकी थ्योरी के बारे में क्या बातें हैं। इन्होंने विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है इन्होंने, ठीक है। और इनका जो रिसर्च वर्क था वो सर्वे बेस्ड था। वॉइस ऑफ अमेरिका एक रेडियो पर प्रसारण किया जाता था, तो उसको सुनने को लेकर के और उसके सुनने से लोगों में बदलाव के बारे में पूरा एक डिटेल्ड रिसर्च वर्क था, जिसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही इनको पे किया था, ठीक है। और 1800 लोगों पर इन्होंने अपना सर्वे किया था। कहाँ पर किया था? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में किया था, ठीक है। मध्य पूर्व देशों में इसका अध्ययन किया था। और इनकी थ्योरी में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेन है, ठीक है। संचार के साधनों पर ही इनकी थ्योरी बेस्ड है। तो ये सब कीवर्ड्स हैं कि कम्युनिकेशन के बारे में अगर कोई भी बात कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर के, तो लर्नर आंसर होगा। जब मैंने आपको डिटेल्ड वीडियोस जो भी दिए हैं अभी MCQs के, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, ठीक है। रोस्टोव के बारे में बात करते हैं, इन्होंने भी दिया है। इन्होंने किस किताब में दिया है डेवलपमेंट की थ्योरी? द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और कितनी स्टेजेस दी हैं ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि डेवलपमेंट की अपनी थ्योरी में उन्होंने कितने स्टेजेस बताए हैं। तो 5 स्टेजेस बताए हैं। और उन 5 स्टेजेस का सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि जैसे टेक ऑफ स्टेज कौन सा स्टेज है, तो आप बताओगे 3rd स्टेज है, ठीक है। तो इसलिए लाइन से आप लोगों के लिए लिख दिया है मैंने। सारे स्टेजेस पढ़ लीजिए एक बार। ट्रेडिशनल स्टेज, परंपरावादी समाज का स्तर, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर, टेक ऑफ स्टेज या स्फूर्ति की आत्मस्फूर्ति का स्तर। इस स्तर में बताते हैं वो कि इंडिया है इस वक्त, ठीक है। अगर पूछे कि रोस्टोव की कौन सी स्टेज में अभी भारत है, तो आप बोलोगे 3री स्टेज, जिसका नाम क्या है? टेक ऑफ स्टेज। देन 4th स्टेज कौन सी बताई रोस्टोव ने? ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज या परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। 5th स्टेज कौन सी है? स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, अधिकाधिक उपभोग का स्तर, ठीक है। और पूछा जाए अगर कि प्रोडक्शन करने की सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ रोस्टोव की किस स्टेज में बताया गया है, तो आप बोलोगे जो पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी को किस स्तर में यूज़ करते हैं, तो आप ट्रेडिशनल स्टेज बोलोगे, ठीक है। परंपरावादी समाज के स्तर में ऐसा करते हैं। और बहुत ज़्यादा उपभोग कहाँ पे करते हैं? कंजम्पशन और आलसी कहाँ पे बन जाते हैं? लास्ट स्टेज पे, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट की बात कर लें, जिसे अल्प विकास कहते हैं हिंदी में। अंडर डेवलपमेंट को लेकर के प्रौद्योगिक पिछड़ापन या टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस की बात कौन करते हैं? तो प्रोफेसर बॉर करते हैं, BAUER, ठीक है। ये कहते हैं कि जो अल्प विकास है वो अगर प्रौद्योगिक एडवांसमेंट आ जाए, मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए अगर, तो क्या होगा? अल्प विकास नहीं होगा, फिर वो विकसित हो जाएंगे। अल्प विकास का एक रीज़न बोला कि ड्यूअल इकोनॉमी है। तो ड्यूअल इकोनॉमी के बारे में बात कौन करता है? गुनार मिल्डर, ठीक है। गुनार मिल्डर की किताब का नाम सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो के, ठीक है। A.G. फ्रैंक के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। A.G. फ्रैंक ने अल्प विकसित का विकास कहा है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप कहा है, ठीक है, अपनी थ्योरी में। ये इनका फ्रेज़ है, ठीक है, फ्रेज़ है इनका, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप। इससे आई थिंक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, A.G. फ्रैंक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल याद कर लो, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप, ठीक है। ये जो A.G. फ्रैंक है, ये पॉल बैरॉन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, अपनी थ्योरी पॉल बैरॉन से इन्फ्लुएंस होके दी है। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल पेरिफेरी का भी थ्योरी दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आ सकता है। केंद्र परिधि का सिद्धांत, कि एक केंद्र में होता है, दूसरा परिधि में होता है। एक जो एक शोषण करता है और दूसरा शोषित होता है, एक एक्सप्लॉइट होता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। अनइक्वल एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, कौन? A.G. फ्रैंक।
कहते हैं कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे ही तो एक्सप्लॉइट करते हैं कि जो विकसित देश हैं वो अल्प विकसित देशों को हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहते हैं असमान विनिमय करके, ठीक है। उनसे रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते में ख़रीद लेंगे और फिर क्या करेंगे, उन्हीं का रॉ मटेरियल से फ़ाइन प्रोडक्ट बना करके उनको ही बेच देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि अनइक्वल एक्सचेंज चलता रहता है। और जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको जो थोड़ा बहुत पूंजी मिलती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो वो उस पूंजी को अपने वही पुराने छोटे मोटे उद्योग धंधे में लगा करके पुराना काम करते रहते हैं, जिससे वो अपनी स्थिति में बने रहते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा एजी फ्रैंक ने विकसित देशों को मेट्रोपोलिस कहा है, हिंदी में कहते हैं महानगर, बट दोनों याद कर लो, हिंदी मीडियम वालों दोनों याद कर लो। इंग्लिश में मेट्रोपोलिस कहते हैं। विकसित देश है डेवलप्ड कंट्रीज़, अल्प विकसित देश या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या कहा है, सैटेलाइट या उपग्रह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समीर अमीन की। समीर अमीन की किताब का नाम है अनइक्वल डेवलपमेंट, ठीक है, अनइक्वल डेवलपमेंट। इन्होंने अनइवन डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, असमान विकास की थ्योरी दी है, ठीक है। एंथनी गिडेंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, वैश्वीकरण, 4 डायमेंशंस बताए हैं अपने वैश्वीकरण के। कौन कौन से डायमेंशंस बताए हैं और इन डायमेंशंस के नाम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इन कीवर्ड्स को कैच करो और स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, घबराना मत, आप लोग कैच कर लोगे, ठीक है। जो मैं इस वीडियो में जो टर्म्स यूज़ कर रही हूँ ना, बिल्कुल कीवर्ड्स हैं ये सब, बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ ना। तो ये जो सारे वर्ड्स मैं बता रही हूँ, हर एक थिंकर को लेकर के, सोशोलॉजिस्ट को लेकर के, वो सब उनसे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं फर्स्ट आयाम में, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देन सेकंड आयाम या सेकंड डायमेंशन, नेशन स्टेट सिस्टम या राष्ट्र राज्य व्यवस्था, राष्ट्र राज्य व्यवस्था, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर, वैश्विक सैन्य व्यवस्था। फोर्थ है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास। इनकी किताबों के नाम इम्पॉर्टेंट है, रनअवे वर्ल्ड, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ठीक है, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। इसके अलावा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आर्थिक साम्राज्यवाद की बात करते हैं, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी किताब किसने लिखी है, तो वो है आपके एस.सी. दुबे। होमो हायरार्कस किताब किसने लिखी है, लुइस ड्यूमो ने, ठीक है। लुइस ड्यूमो के बारे में बता देती हूँ। इन्होंने प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात करी है, किसको, कास्ट को लेकर के। वो कास्ट की स्टडी करते हैं और कहते हैं कि लोग कास्ट को अभी तक इसलिए माने हुए हैं क्योंकि कास्ट को किसका आधार माना गया है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी का। लोग सोचते हैं कि एक पवित्र हैं कुछ लोग और कुछ लोग अपवित्र हैं, इसीलिए कास्ट बनी हुई है। और ये किस किताब में कहते हैं, होमो हायरार्कस में। और ऐसी बातें अगर हम कर रहे हैं तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है, सामाजिक संस्तरण। कुछ कॉन्सेप्ट हैं दो, एक है डोमिनेंट कास्ट और दूसरा है संस्कृताइजेशन, प्रभु जाति और संस्कृतिकरण। ये दोनों कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास के हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्स और जेंडर, दोनों के बारे में कुछ बात है। सेक्स को हिंदी में कहते हैं लिंग और जेंडर को एज इट इज़ जेंडर लिखा हुआ आएगा। तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है और जेंडर सोशल होता है। जेंडर सोशल क्यों होता है, क्योंकि जेंडर हमारा सोसाइटी निर्धारित करती है और सेक्स हम बाय बर्थ कैसे हुए हैं, ठीक है, वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। जेंडर सोशल कैसे होता है कि क्योंकि सोसाइटी सेक्स के अकॉर्डिंग हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर कर देती है। मतलब अगर लड़की है तो वो ये काम करेगी, सिर्फ ऐसे रहेगी, है ना। यहाँ पूरा का पूरा काम लड़कियों का अलग निर्धारित है और लड़कों का अलग। बिहेवियर कैसा लड़कियों को करना है वो भी अलग,
और लड़कों को करना है कैसा, वो भी अलग, तो इसीलिए सोशल कहा गया है, ये सब सोसाइटी ने किया है। लेकिन सेक्स तो हमें बाय बर्थ मिल जाता है, ठीक है, तो वो हमारा बायोलॉजिकल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 179 भाषाएं हैं हमारे यहाँ इंडिया में, 544 बोलियाँ हैं। 12 हमारी जो भाषाएं हैं वो राजभाषा हैं या उनको गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है। 12 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, ठीक है, 22 लिखा हुआ है, 12 नहीं 22, ओके 22। और डायलेक्टिक्स कितनी है, डायलेक्टिक्स बोलते हैं बोलियों को, 544 और 179 लैंग्वेजेस, ओके। फिर एक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है, 2005 क्वेश्चन में पूछेगा कौन से ईयर से रिलेट करता है, पारित कब हुआ। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कौन सा है, 2005 का है, समझ गए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात लुइस ड्यूमो करते हैं कास्ट को लेकर के, ठीक है। कास्ट, क्लास एंड पावर की बात आंद्रे बेते करते हैं और इनकी किताब का नाम भी है कास्ट, क्लास एंड पावर, ठीक है। और इसमें किससे प्रभावित होते हैं वो, मैक्स वेबर से प्रभावित होते हैं। और मैक्स वेबर की एक किताब का नाम भी लिख लो, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। वो कहते हैं इस किताब में कि लोगों के धर्म के अंदर जो एथिक्स पढ़ाए जाते हैं उसी के हिसाब से वो कंट्री डेवलप होती है, ठीक है, विकास की ओर जाती है। अगर धर्म में ही कुछ ऐसी चीज़ें बता दी गई जैसे मनी बेकार है, ये सब मोह माया है, इससे मतलब हमें तो ईश्वर को प्राप्त होना है एक दिन, तो हमें क्या करना है, धन का संचय नहीं करना, ऐसी कुछ बातें करते हैं ना, तो लोगों के अंदर पैसे को लेकर के, अर्निंग को लेकर के कोई पैशन नहीं होता। और क्या करेंगे वो लोग, फिर वो पूरी की पूरी कंट्री फिर वैसे ही बन जाएगी डेवलपिंग, फिर लोग उसका शोषण करेंगे। तो इस तरीके की कुछ बातें, और कुछ के धर्म ऐसे सिखाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ठीक है, पैसे को अपने जेब में मत रखो, ठीक है, उसको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करके हमेशा लाइफ टाइम अर्निंग करनी है। इस तरीके के भी कुछ रिलीजन्स सिखाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किताब में मैक्स वेबर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसने लिखी है, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज गिडेंस ने लिखी है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो मेन गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका मेन रोल होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, पढ़ लो गूगल से। सोशल इकोलॉजी किताब रामकृष्ण मुखर्जी ने लिखी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है, उसको बचाने से रिलेटेड है। आपका अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जल पुरुष किसे कहा जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ऐसे ही आएगा। जल पुरुष की उपाधि किसको दी गई है, तो राजेंद्र सिंह को दी गई है, ठीक है, राजेंद्र सिंह। इसके अलावा पानी पंचायत कहाँ से संबंधित है, पानी पंचायत कहाँ से रिलेट करती है, तो वो है आपकी महाराष्ट्र से। ये एक जल संरक्षण योजना से रिलेटेड है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग से रिलेटेड है। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्जिनल मैन का सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन किसने किया। मार्जिनल मैन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो रॉबर्ट पार्क ने किया है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी हैं टोटल, 541 है। शेड्यूल्ड की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित की बात हो रही है। जितनी भी जनजातियां हैं कितनी अनुसूचित हैं जनजातियां, तो 541 जनजातियां अनुसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 541 है, 541, ओके। जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है, उसका कितना % ट्राइब्स हैं, तो 8% है, ठीक है।
ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मार्शल मैकलुहन ने। ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट मार्शल मैकलुहन। इन द बेली ऑफ रिवर अमिता बाविस्कर किताब का नाम है, ठीक है। बैकवर्ड हिंदू किसने कहा ट्राइब्स को? तो वह हैं आपके घुरिये, ओके। डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन किताब किसने लिखी? तो वो हैं आपके जी सत्यनारायण, ठीक है, जी सत्यनारायण। तो इतने पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आप लोग इनको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और कैसा हुआ एग्ज़ाम बता देना बच्चों प्लीज़।